Good morning everyone, and today's topic we are going to discuss about the radiation protection guidance. This topic will be very much helpful for you regarding the practical areas, and this topic is beneficial for every staffs who are working in the hospital premises, and they will have an good quality of information what they should do when they are entering in the radiation area or radiation sites. So without any further delay, myself Savai Saha here, and today we are going to discuss about radiation protection guidance. So first you can see here this symbol. So इसको बोलते हैं radiation sinus. तो ये दो साइन का बहुत ही important है. ये साइन जो होते हैं ये होते हैं radiation trifle sign. This will be placed always in the ionization radiation department area. किस डिपार्टमेंट में? आयोनाइजेशन रेडिएशन डिपार्टमेंट एरिया. एंड दिस इज द कॉशन प्ले कार्ड. दिस इज प्लेस्ड इन द डोर्स. तो ये जो प्ले कार्ड है इसका डिस्प्ले में दिखाएगा कि ये जो एरिया है अंदर का जो रूम है उस रूम पे क्या है, आयोनाइजेशन रेडिएशन है. और इसमें 3 लैंग्वेज विल बी डिस्प्लेड. एक होगा आपका जो रेडिएशन इंटरनेशनल लैंग्वेज होगा, एक होगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज और दूसरा होगा आपका लोकल लैंग्वेज. सो ऑलवेज कीप दिस साइन placed in the doors where the scanning rooms are there and where inside the room they you are having the radiation equipment. तो ये लगेगा डिपार्टमेंट के एरिया में, ये लगेगा जहाँ आपकी मशीन है उस जगह पे. तो इन दोनों को बोलते हैं क्या? रेडिएशन कॉशन सिंबल. Next is going to the history. Radiation was discovered by Wilhelm Conrad Röntgen in 1895 in 8th November, and that is why this day is known as World Radiography Day. So how he did? While experimenting on his lab, जब वो अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब उसने देखा कि कुछ अनवांटेड रेस निकल रहा था जिससे वो फ्लोरोसेंस तैयार कर रहे थे. तो उसी से उसने जब हाथ डाला था तब उसने देखा कि उस इमेज का जो इंटरनल स्ट्रक्चर था वो डिस्प्ले हो गया था एक पेज में जो फ्लोरोसेंट पेपर था. तो उसी से इन्होंने डिस्कवर किया था कि जो रेडिएशन है वो क्या है, अननोन रे है, एंड इट इज़ नोन एज एक्स रे. और उसका दूसरा नाम भी होता है रॉन्जेंट रे. और उन्हीं को फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था कब? 1901 में फॉर हिज रिमार्केबल डिस्कवरी. Next, in India, all the regulatory process of radiation is governed by Atomic Energy Regulatory Board. और Atomic Energy Regulatory Board क्या है? एक competent authority constituted by Government of India in 1983 on 15th November, and it is entrusted with the responsibility of developing and implementing regulatory measures aimed at ensuring regulatory safety इन ऑल एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग आयोनाइजेशन रेडिएशन. तो ARB क्या है? हमारा मेन गवर्नमेंट बॉडी है और ये पूरा देखते हैं कि इंडिया में जो रेडिएशन यूज़ हो रहा है वो प्रॉपरली यूज़ हो रहा है और अच्छे से मॉनिटर हो रहा है. पूरा एवरीथिंग वो लोग कवर करेगा. नेक्स्ट इज, आप कौन सी मशीन्स में रेडिएशन होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा ये देखो फिक्स्ड रेडियोग्राफिक यूनिट्स जैसे कि CR और DR में आपको रेडिएशन रहेगा. मोबाइल यूनिट्स, पोर्टेबल OPG मशीन, डेंटल यूनिट्स, फ्लूरोस्कोपी मशीन, मेमोग्राफी मशीन, कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन और CR यूनिट्स जैसे न्यूरो कैथ लैब, OT. इस जगह में आपको ये सब मशीन्स मिलेगा जहाँ रेडिएशन तैयार होते हैं. और उसी एरिया में आपको क्या रहना चाहिए? कॉशियस भी रहना चाहिए. उसके बाद न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट भी एक सोर्स ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन होता है, बट उस रेडिएशन पे सोर्स क्या होगा? एक्सरे नहीं बल्कि बीटा और गामा रेज. तो रेडिएशन सेफ्टी डायग्नोस्टिक रेंज में किन किन को कंसिडर करना चाहिए? सिर्फ पेशेंट को नहीं, पर्सनल खुद को भी करना चाहिए, साथ ही साथ एंटायर पब्लिक को भी आपको करना चाहिए. और स्पेशल अटेंशन किसको देना है? टू द प्रेग्नेंट लेडीज एंड पीडियाट्रिक पेशेंट. If you have any pregnant ladies, you have to be more cautious, and for the pediatric patient too, because they are more sensitive to radiation. Next thing is radiation protection का कुछ guidance है, जैसे कि first is the time, second is the distance, and lastly is the shielding, जिसको हम बोलते हैं क्या? TDS rule, time distance shielding rule. उसका दूसरा भी एक नाम है कार्डिनल प्रिंसिपल.
तो टाइम क्या बताता है कि व्हेन यू आर इन द रेडिएशन एरिया, जब भी आप रेडिएशन एरिया में रहोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना कम एक्सपोजर कम टाइम में ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि फ्लोरोस्कोपी लगा दिया, एक ओटी चल रहा है, 10 मिनट तक फ्लोरोस्कोपी ऑन है तो ज़्यादा रेडिएशन लग जाएगा। तो आपको लाइव इस टाइम को कम से कम 3 सेकेंड या 2 सेकेंड पे लाना होगा। नेक्स्ट क्या है, मिनिमाइज डिस्टेंस। और बताते हैं कि जब आप जितना रेडिएशन एरिया जो है उससे जितना दूर चले जाओगे आप, उतना क्या होता है, रेडिएशन का इंटेंसिटी कम हो जाता है। और फाइनली टाइम और डिस्टेंस ही काफ़ी नहीं है रेडिएशन के लिए, आपको अप्रोप्रिएट शील्डिंग डिवाइसेस भी यूज़ करना होगा। तो जब भी आप ओटी में रहोगे या कोई भी रेडिएशन एरिया में रहोगे जहाँ रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप टाइम भी मेंटेन करोगे, डिस्टेंस मेंटेन करोगे, प्लस साथ ही साथ शील्डिंग डिवाइसेस भी यूज़ करोगे। तो ये है, देखो कुछ गाइडलाइंस की, जब आप कोई भी एक्सपोजर चलते हैं रेडिएशन एरिया में तो बहुत ज़्यादा लोग इस एरिया में नहीं रहना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हो, सिर्फ एक रेडियोग्राफर रहेगा, एक पर्सन जो प्रोसीजर करेगा वही रहेगा, और टाइम को लिमिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये है एक्सपोजर। तो मानो कि ये एक्सपोजर कैसे चलता है, एक्सपोजर का जो रिमार्क होता है वो चलता है इनवर्स स्क्वायर लॉ में। जितना आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे उतना स्क्वायर टाइम आपका इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कम हो जाएगा। तो मानो ये एक एक्सरे सोर्स है और ये आपका डिस्टेंस है। तो जब हमने एक्सरे सोर्स ऑन किया है ऐसे, तो देखो जो 1 मीटर डिस्टेंस में ज़्यादा है, उसके बाद 2 मीटर में बहुत कम हो गया, लगभग कम हो गया, 3 मीटर में और भी कम हो गया, 4 मीटर में ऑलमोस्ट नील हो गया है। तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करना है जब आप रेडिएशन एरिया में हो और एक्सपोजर ऑन रहेगा। नेक्स्ट इज रेडिएशन सेफ्टी पर्सनल। तो एक शील्डिंग एरिया से एटलीस्ट जो आपका प्राइमरी बीम एरिया है, ये प्राइमरी बीम एरिया है, तो चेस्ट एंड का डिस्टेंस 3 मीटर, 3 मीटर टोटल 6 मीटर डिस्टेंस में आपको कवर करना होगा। ये है रेडिएशन शील्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, तो आप जब भी आप कोई प्रोसीजर करोगे या मोबाइल एक्सपोजर करोगे या सी आर्म प्रोसीजर चलेगा, तो आपको कितना फीट डिस्टेंस मेंटेन करना है, एटलीस्ट 6 फीट डिस्टेंस। कभी भी नज़दीक मत रहना, जितना दूर हो सके चले जाना। इसके लिए हमारे जो डिवाइस होते हैं उसमें क्या रहता है, एक एक्सपोजर बटन रहता है जो एक्सटेंशन कॉर्ड की तरह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब भी आप रेडिएशन एरिया में रहोगे तो आप ये इंश्योर करोगे कि आप कंट्रोल पैनल पे हो या ऐसे ही सेपरेट कंट्रोल पैनल पे हो। तो एक बात ध्यान में रखना, हमारे रेडिएशन फील्ड में 60 केवी से 120 केवी के ऊपर, मैक्सिमम 120 केवी के ऊपर जो कंट्रोल पैनल होता है या मोबाइल शील्ड होता है वो सेपरेट होता है। मतलब एक रूम पे प्रोसीजर होगा, दूसरे रूम पे आपका ऐसे शील्ड रहेगा। तो आप हमेशा याद रखना कि आप लोग शील्ड के पीछे ही रहोगे, आगे नहीं रहोगे। साथ ही साथ आपको क्या करना है, पर्सन्स भी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, एक या दो रहना चाहिए। लेड एप्रन पहनना चाहिए, उसके बाद लेड ग्लव्स पहनना चाहिए, और आपको लेड गोगल्स पहनना चाहिए जब आप फ्लोरोस्कोपी या सी आर्म के प्रोसीजर में रहोगे। तो ध्यान में रखना क्या क्या करना चाहिए, कम पर्सन्स आना चाहिए, लेड एप्रन पहनना चाहिए, लेड ग्लव्स पहनना चाहिए, और आपको लेड गोगल्स पहनना चाहिए, थायराइड शील्ड पहनना चाहिए जब आप रेडियोग्राफी को छोड़ के, मतलब एक्सरे डिपार्टमेंट को छोड़ के कोई हाई रेडिएशन प्रोसीजर पे रहोगे, जैसे कि फ्लोरोस्कोपी या सी आर्म प्रोसीजर। नेक्स्ट है कि जब भी आप कोई भी प्रोसीजर चलेगा तो ध्यान में ये रखो कि जो रेडिएशन का प्राइमरी बीम है उस एरिया में हाथ मत रखना। इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको इस एरिया में बहुत ज़्यादा रेडिएशन आ जाएगा। तो जितना हो सके आप उस प्राइमरी बीम जो मेन बीम एरिया है उसी पे अपना हाथ मत डालो। नेक्स्ट है कि जब कोई भी सी आर्म प्रोसीजर चलेगा, तो ये सी आर्म देख सकते हो, तो आप ट्यूब और इमेज रिसेप्टर से काफ़ी दूर, एटलीस्ट 6 फीट दूरिया में रहो। कभी भी प्रोसीजर के जो यूनिट्स है उसके पास मत रहा करो, ये गलत है, देख सकते हो आप। तो अगर आपको रहना है तो आपको बेस्ट प्रेफरेंस क्या है, जो इमेज रिसेप्टर है उसके पीछे खड़े हो जाना, उसके आगे नहीं खड़े होना, क्योंकि आगे में क्या रहेगा, एक्सरे ट्यूब का प्राइमरी बीम आ जाएगा। ठीक है,
तो especially this is mandatory for OT peoples. When you are standing or when you are in the procedures, never ever stand very near to the CR machine. नेक्स्ट इज फॉर रेडिएशन सेफ्टी फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। तो अगर आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो, तुरंत ही आपका जो इंचार्ज है या रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर है उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। वो लोग आपको 2 TLD बैच दे देगा, एक आपके लिए और एक फिटर्स के लिए। तो फिटर्स वाला जो बैच होगा वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको पहनना है, और उसका डोज कितना होना चाहिए, 2 मिलीग्राम नहीं क्रॉस करना चाहिए। और साथ ही साथ आपके जो वर्किंग एरिया है उसको भी आपको चेंज करवा दिया जाएगा, मीन्स यू विल बी शिफ्टेड टू अल्ट्रासाउंड और एनी नॉन आयोनाइजिंग एरिया, नॉन रेडिएशन एरिया पे या MRI एरिया में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो कोई भी स्टाफ अगर प्रेग्नेंट हो तो प्लीज़ डोंट एंटर द रेडिएशन एरिया। Next is how we do protection for pregnant patients. We maintain the 28-day rule, 10-day rule. So that all has been discussed. You can follow up your classes. And mainly which area? 28 रूल किसके लिए? एक्सरे प्रोसीजर्स के लिए। 10 डे रूल किन के लिए? फ्लोरोस्कोपी, CT, न्यूक्लियर मेडिसिन, C-आर्म प्रोसीजर्स के लिए। और जब भी आप पेशेंट को एक्सपोज करोगे, अगर इन केस इन इमरजेंसी नीडेड है तो आपको क्या करना है, लेड एप्रन यूज़ करना है, और वो डबल साइडेड होना चाहिए। एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड ऐसे स्कर्ट टाइप एप्रन आता है, उसको आपको अप्लाई करना है। और ध्यान में रखना है कि पेल्विक और एब्डोमेन एरिया एक्सपोज ना हो जाए। और आपको हाई केवी टेक्निक भी यूज़ करना है। हाई केवी टेक्निक में क्या होता है कि पेनिट्रेशन जल्दी हो जाता है और रेडिएशन बहुत जल्दी निकल जाता है, वो स्टे नहीं करते। मानो कि रेडिएशन लो केवी है तो वो क्या होगा, धीरे धीरे आएगा। तो आपका जो लेडी है उसमें क्या हो रहा है, धीरे 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 रेडिएशन एक्सपोज हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर धीरे धीरे निकल रहा है। अगर आपका हाई केवी टेक्निक है, यू आया यू निकल गया। ओके, नेक्स्ट इज आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी रेडिएशन एरिया पे रेडिएशन चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये सिंबल से पता चल जाएगा कि इसके अंदर रेडिएशन चीज़ें हैं, तो आपको प्रिकॉशन होकर चलना है। और जब भी कोई प्रोसीजर चलता है तो ऑटोमेटिकली एक रेड लाइट बाहर से इंडिकेट करता है, एंड दैट इज़ द वार्निंग लाइट। तो इसी लाइट से आपको पता चल जाएगा कि जब ये लाइट ब्लिंक करेगा तो आपको लगेगा कि अंदर में रेडिएशन का प्रोसीजर चल रहा है, तो आपको एंट्री नहीं करना चाहिए। तो देखिए कुछ गाइडलाइंस है कि आपको लेड लाइन डोर लगाना है, और जब भी कोई प्रोसीजर चलेगा तो डोर शुड नॉट बी केप्ट ओपन, डोर को कभी खुला नहीं रखोगे। उसके बाद ऐसे नहीं है कि डोर का कोई लॉक वगैरह नहीं लग रहा है तो आपको ये तुरंत ही रिपेयर करना है। नहीं तो क्या होगा, प्रोसीजर चल रहा है, किसी ने नोटिस नहीं किया तो तुरंत ही अंदर चला जाएगा, तो वो खुद को भी एक्सपोज कर लेगा, पूरे एनवायरनमेंट को भी एक्सपोज कर देगा। तो असली प्रैक्टिस क्या है, लेड लाइन डोर लगाओगे, लाइट्स ऑन करेगा प्रोसीजर के टाइम पे, और पूरा अंदर से डोर बंद रहेगा ताकि कोई अनऑथोराइज्ड एंट्री ना हो। तो जब भी आप कोई भी एरिया में जाओगे तो प्लीज़ एक बार देख लो ऊपर में कोई रेड लाइट ब्लिंक तो नहीं हो रहा है, फिर एंट्री करना। नेक्स्ट है कि जो रेडिएशंस होते हैं वो कैसे हम मेजर करते हैं, 2 तरीके से। एक होता है पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस जो खुद का मेजरमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, और दूसरा होता है एरिया मॉनिटरिंग डिवाइस। तो एरिया वाला क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया जैसे कि OT एरिया में क्या रेडिएशन है अभी, तो इससे हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एरिया मॉनिटरिंग डिवाइस। और खुद को कितना लगा है उसको मेजरमेंट करने के लिए वी आर यूजिंग द पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस। सो बेसिकली इन Neurocath lab, we are giving the radiation protection devices to all the staffs of OT to when they are going any kind of procedures. तो ये OT staffs को भी हम लोग एडिशनली बैच आप मांग लेना जब आप कोई भी C-आर्म प्रोसीजर करोगे। और नेक्स्ट है कि पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस क्या है। पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस वो डिवाइस है जो एक डोज मेजर करते, किसका, पर्सनल का, खुद का, कितना हमें डोज मिला है जब हमने C-आर्म प्रोसीजर किया है, ठीक है। और ये डोज का जो रिपोर्ट होता है वो हर 3 मंथ्स के बाद ही हम लोग चेक करते हैं। अगर आपको अभी का चेक करना है तो हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है पॉकेट डोसीमीटर, जो अभी क्या डोज है वो इन्फॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग इज डन एट रेगुलर इंटरवल टू एंश्योर compliances with restricted dose limit। तो अगर किसी को ज़्यादा डोज मिल जाएगा तुरंत ही उसको प्रिवेंटिव मेजर लिया जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस चाहिए। तो स्पेशली फॉर यू, अगर आप लोग
ओटी में काम कर रहे हो और कोई भी रेडिएशन एरिया पे हो, तो फ्रॉम द डे वन ऑफ ज्वाइनिंग प्लीज कंफर्म विद द आरएसओ एंड योर इंचार्ज दैट यू हैव अ पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस। पर्सनल मॉनिटरिंग प्रोटेक्ट नहीं करते, बस क्या करते, मॉनिटर करते, क्या कितने डोज ऑफ रेडिएशन मिला है आपको ड्यूरिंग द प्रोसीजर। और जब भी आप प्रोसीजर करोगे तब क्या चाहिए, एक ही बंदा रहना चाहिए, पूरा स्टाफ नहीं रहोगे। जिन जिन को ज़रूरत है वो प्रोटेक्शन बैच यूज़ करेगा, लेड एप्रन पहनेगा, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनेगा, फिर ओटी में एंटर करेगा। तो जब भी आप लेड एप्रन यूज़ करोगे और मॉनिटरिंग बैच यूज़ करोगे, ये ध्यान में रखना कि आपके जो मॉनिटरिंग बैच है वो एप्रन के अंदर रहना चाहिए और किस में, चेस्ट लेवल पे रहना चाहिए। ये ऊपर ऐसे दिखाई नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लेड एप्रन होते हैं वो एक शील्ड की तरह होते हैं, वो कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन आपका एब्जॉर्व करते हैं, फिर आपको लेड एप्रन पहनने के बाद कितना रिसीव हुआ है उसका मेजरमेंट करते हैं। तो अगर आपने ऊपर ऐसे दिखा के रखोगे तो क्या होगा, रेडिएशन जो भी आ रहा है वो डायरेक्टली इसमें पड़ेगा, और अगर आपने इसको अंदर रखा है तो क्या होगा, इसको एब्जॉर्व करने के बाद कितना रेडिएशन अंदर आया है उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लेड एप्रन के अंदर ही टीएलडी बैच पहनना चाहिए। नेक्स्ट कुछ गाइडलाइंस है, कुछ क्वेश्चनरीज है। हु शुड यूज द टीएलडी बैच, किस किस को टीएलडी बैच यूज करना है। तो टीएलडी बैच शुड बी यूज्ड बाय ऑल पर्संस जो जो रेडिएशन एरिया में आएगा, सच एज एक्सरे, गामा रे, बीटा पार्टिकल ऑन रेगुलर बेसिस। ये नहीं कि आज पहना है कल नहीं पहनेंगे, नहीं, आपको जब भी रेडिएशन एरिया में जाओगे आपको तुरंत ही वो पहनना होगा। Next is when to use the TLD badge. TLD badge should be worn at the time when occupationally exposed. जब आप एक्सपोजर पे रहोगे, एक्सपोजिंग एरिया में रहोगे, तभी आपको पहने। ऐसे नहीं है कि अभी ओटी खत्म हो गया है, लंच चल रहा है तो आप टीएलडी बैच पहन के घूमोगे, नहीं। जब आपका ओटी में रेडिएशन प्रोसीजर चलेगा, सीआरएम ऑन रहेगा, तभी आपको क्या करना है, मॉनिटरिंग बैचेस पहनना ज़रूरी है, मैंडेटरी है ये। नेक्स्ट इज वेयर टू स्टोर द टीएलडी बैच व्हेन नॉट इन यूज। जब आप यूज नहीं करोगे तो कहाँ स्टोर करना है, टीएलडी बैच शुड बी स्टोर्ड इन लॉकर व्हिच इज सिचुएटेड इन रेडिएशन फ्री जोन एरिया। एक रेडिएशन फ्री जोन एरिया होगा या आपके जो लॉकर है उसी में रख दो, पर ध्यान में रखो कि उसके आसपास कोई भी रेडिएशन इक्विपमेंट ना रहे। तो आपके ओटी में जो ड्रेस लॉकर है उसी पे रख दोगे, आपके जहाँ रेडिएशन फ्री एरिया होगा वहाँ पर आप जाने के टाइम पे या प्रोसीजर होने के बाद ये टीएलडी बैच स्टोर करके रखोगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग द कार्ड। कब कब आप टीएलडी बैच कार्ड चेंज करते रहोगे, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। ठीक है, वेयर टू वेयर द टीएलडी बैच। टीएलडी बैच हमेशा हम लोग चेस्ट लेवल पे ही पहनते हैं। हमारे एडिशनल है रिस्ट, हेड, रिंग फिंगर के लिए, बट वो सब न्यूक्लियर मेडिसिन में जो लोग आइसोटोप यूज़ करेगा या रेडिएशन की चीज़ें पकड़ेगा या कोई रेडिएशन आइसोटोप ड्रग्स बनाएगा तब ये लोग पहनेगा। सिर्फ हम लोग को कहाँ लगाना है, चेस्ट लेवल पे लगाना है। क्यों? क्योंकि चेस्ट एरिया में हमारा एब्डोमेन केविटी का और वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं, तो इसी का ही हम लोग मॉनिटर करते हैं। आगे चल के आपको बता देंगे, डोज पूरा दे देंगे किसका क्या डोजेस है। तो नेक्स्ट है कि इफ रेडिएशन वर्कर इज पेशेंट, अगर रेडिएशन वर्कर या आप खुद ही पेशेंट हो तो आपको क्या टीएलडी बैच लगाना है, नहीं लगाना है। तब आप पेशेंट हो तो आपको तभी कोई भी टीएलडी बैच नहीं लगाओगे, क्योंकि उसमें प्राइमरी बीम का रिकॉर्ड आ जाएगा और इसमें डोज का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जो रेडियोग्राफर्स या आप लोग जब भी टीएलडी बैच लगाते हो आपको मिलता है सेकेंडरी रेडिएशन, मतलब प्राइमरी रेडिएशन जब पेशेंट को, टेविल को, वॉल को स्ट्राइक करते हैं उसके बाद जो रेडिएशन आता है उसका नाम क्या है, सेकेंडरी रेडिएशन या स्कैटर्ड रेडिएशन, वही आपको मिलता है। तो प्राइमरी डोज आ जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डोज बढ़ जाएगा क्योंकि उसका लेवल क्या है, हाई होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट टू डू इफ अ टीएलडी बैच इज डैमेज और लॉस्ट। तुरंत ही अगर आपका बैच खो गया है या डैमेज हो गया तो आपको तुरंत ही एक रिटर्न एप्लीकेशन देना है, किसको, आरएसओ को, कि हमारा बैच खो गया है, और आपको नेसेसरी स्टेप्स भी लिया जाएगा, मतलब पनिशमेंट नहीं लिया जाएगा, तुरंत ही दूसरा बैच का इंतज़ाम किया जाएगा। पर यह ध्यान में रखना कि अगर आपका बैच ख़राब हो गया तो आप दूसरे का बैच कभी भी यूज़ नहीं करो, आपका बैच आपका ही रहेगा, दूसरे का बैच कभी नहीं यूज़ करोगे। नेक्स्ट इज कैन रेडिएशन वर्कर एक्सचेंज देयर बैच।
नो, कभी भी नहीं करना है, एक दूसरे का बैच कभी भी एक्सचेंज नहीं करना है। कैन रेडिएशन वर्कर आफ्टर रिजाइनिंग और रिटायरमेंट ट्रांसफर इज और हर बैच टू फ्रेशली न्यू रेडियोग्राफर? जब आपका रिटायरमेंट हो गया या आपने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए तो क्या आप आपका बैच किसी और को दे दोगे जो नया ज्वाइन किया है? कभी भी नहीं देना है, ठीक है, कभी भी नहीं देना है, तुरंत ही वो आपको एआरबी को लिमिट देना होगा। तो ये देखो कुछ हमारे डोज लिमिट्स है। तो जो स्टाफ्स होते हैं, सॉरी, जो स्टाफ्स होते हैं उनका डोज लिमिट क्या होना चाहिए? 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर में, और एवरेज कितना होना चाहिए? 5 ईयर्स तक। पब्लिक को कितना होना चाहिए? 1 मिलीसीवर्ट, क्योंकि वो 1 या 2 दिन आते हैं, पर स्टाफ 24x7 आवर्स 365 डेज काम करते हैं। उसके बाद लेंस, आई लेंस में कितना रहना चाहिए? 150 मिलीसीवर्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो कैटरेक्ट के चांसेस रह जाएगा। और पब्लिक को कितना होना चाहिए? 50 मिलीसीवर्ट। स्किन में कितना रिसीव होना चाहिए? 50 मिलीसीवर्ट। पब्लिक को ज़्यादा हो जाएगा तो कितना होना चाहिए? 50 मिलीसीवर्ट। स्किन में होगा तो क्या होगा? स्किन एरिथेमिया, स्किन लिकोमिया, ये सब डिजीज हो सकता है। हैंड्स और फीट में कितना होना चाहिए? 50 मिलीसीवर्ट। और पब्लिक के लिए ये नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट है, ये देखो कुछ आईसीआरपी गाइडलाइंस है, किन किन एरियाज में कितना डोजेस मिलना चाहिए। अभी जो है हमारा वो है आईसीआरपी 130, तो इसमें गोनट का है 0.08 मिलीसीवर्ट, बोन मैरो का 0.12, कोलोन का 0.12, लंग का 0.12, स्टोमक का 0.12, ब्लडर 0.04, ब्रेस्ट का 0.12, लीवर का 0.04, इसोफेगस का 0.04, थायराइड का 0.04, स्किन का 0.01, बहुत ही कम होना चाहिए। उसके बाद बोन सरफेस का 0.01, ब्रेन का 0.01, सेलेवरी ग्लैंड का 0.01, और रिमाइंडर जो भी ऑर्गन से बाकी का 0.12 के नीचे नहीं होना चाहिए। तो मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन क्या क्या है? ब्रेस्ट, उसके बाद गोनर्स, तो इन्हीं को आपको काफ़ी ध्यान में रखना है, काफ़ी प्रोटेक्ट भी अच्छे से करना है। तो ये है मेल और फीमेल्स के लिए कि किनको कितना डोजेस मिलना चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर रेडिएशन प्रोटेक्शन। और जब भी आप रेडिएशन प्रोटेक्शन यूज़, मतलब कोई भी रेडिएशन एरिया पे रहोगे, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, जितना हो सके रेडिएशन को कम करना चाहिए, एक्सपोजर रेट कम करना चाहिए, और एक्सपोजर एरिया में नहीं रहना चाहिए, सभी लोग दूर चला जाना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन का एक बेनिफिट भी होता है प्लस रिस्क भी होता है। रिस्क क्या होगा? रेडिएशन इंड्यूस्ड डिजीज़ का चांसेस रहेगा, ठीक है। थैंक यू।